हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो मन लगा के कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स अब कंप्लीट ही होने जा रहा है। सिर्फ एक जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहता है और आज ये लास्ट चैप्टर आपका रहेगा। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये हमारा आज का क्या रहेगा? चैप्टर रहेगा कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब तक हमने जो पढ़ा था आपका एक मार्केट का टाइप, वो पढ़ा था हमने परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। लेकिन अब ये एक नई टर्म आई है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये करने से पहले, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे पहले क्या है, मैं आपको सिलेबस में तो नहीं दे रखा, लेकिन क्या है, मार्केट की फॉर्म्स होती हैं जो जिसके क्वेश्चंस हैं वो इसमें आ जाते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहली जो फॉर्म होती है वो मैंने आपको करा चुका हूँ मैं, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में करवा चुका हूँ, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दूसरा जो आपका फॉर्म रहता है, इसके अंदर वो रहता है मोनोपोली। मोनोपोली। तीसरा आपका रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और जो फोर्थ रहता है वो रहता है आपका ओलिगोपोली। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि इसके सारे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है। इसके अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है, बहुत सारे जो सामान को बेचने वाले या प्रोड्यूस करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो भी बहुत संख्या में होते हैं। और इसके अंदर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है। जो डिमांड और सप्लाई पावर्स होती हैं उसके थ्रू ही इसके अंदर क्या है, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है कि क्या प्राइस सेट की जाएगी। इसके अंदर जो गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स होती हैं कि जितने भी जो गुड्स होंगी उनका रंग, रूप, किस्म, आकार, वजन किसी भी रूप में वो क्या है, बराबर रहती हैं, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने बताया था नो एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट। जो बेचने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो किसी भी प्रकार का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। फोर्थ इसका पॉइंट क्या था कि तीसरा जो आप फोर्थ जो आपका जो पॉइंट था कि जिसमें जो AR और MR वर्कर रहेंगे आपके, और जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। मतलब कि AR वर्कर, MR वर्कर और प्राइस वर्कर जो कि क्या होता है, वर्टिकल होता है, OX एक्सिस के क्या है, OX एक्सिस के आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ फीचर्स थे, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि AR MR वर्कर हमारा ऐसे बनता है, यही AR वर्कर होता है, ये MR होता है, और यही हमारी क्या होती है, प्राइस होती है। ठीक है। दूसरा जो इसका, एक बार मैं थोड़ा इरेज करके अच्छे से बता देता हूँ। जो दूसरा हमारा जो टाइप है इसके अंदर, वो है हमारा मोनोपोली। ठीक है। अलग अलग करके बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड है ना इतना बड़ा है नहीं, एक साथ कर रहा हूँ। तो दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा मोनोपोली। मोनोपोली को क्या बोलते हैं, मोनोपोली को बोला जाता है एकाधिकार बाजार। इसको क्या बोला जाता है, एकाधिकार। इसको अगर हम तोड़ के देखें तो मोनो का मतलब तो होता है सिंगल, ठीक है, और पोली का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है। मोनोपोली सिंगल कंट्रोल मतलब किसी एक फर्म का
इसमें हम क्या बोलेंगे कि एक सिंगल फर्म का क्या रहता है, इसके अंदर रोल रहेगा, सिर्फ एक सिंगल फर्म ही रहती है जो क्या करती है, वस्तु और सेवाओं का क्या करेगी, उत्पादन करेगी और मार्केट के अंदर बेचेगी। जब एक ही हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, एक ही फर्म होती है बनाने वाली, तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, सिंगल सेलर है, एक ही क्या है, माल को बेचने वाला है। और ये क्या करता है, प्राइस के ऊपर अपना क्या है, प्राइस का फुल कंट्रोल रहेगा। क्या रहेगा, फुल कंट्रोल। क्यों रहता है फुल कंट्रोल? अब आप ही बताइए कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो वो अब उसकी अपनी मर्जी से वो प्राइस को डिसाइड कर सकता है। उसकी मर्जी है कि वो 10 रुपये में वस्तु को बेचे, या उसकी मर्जी है वो 15 में बेचे या 20 में बेचे। तो इसलिए उसका प्राइस के ऊपर क्या रहता है, फुल कंट्रोल रहता है। ठीक है, और इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा एक टर्म यूज होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यही मतलब है कि वो अपनी मन मर्जी के अनुसार है, किन्हीं भी बायर्स को क्या है, अलग अलग, जैसे बायर 1 नंबर बायर है, ये 2 नंबर बायर है और ये है 3 नंबर बायर। तो हो सकता है कि 1 नंबर बायर से वो क्या है, 100 रुपए में वस्तु उसको बेच रहा हो, बी को हो सकता है कि वो 80 रुपए में बेच रहा हो, थर्ड वन जो है क्या बता उसको वो 120 रुपए में वस्तु को बेच रहा हो। मतलब प्राइस को वो अलग अलग चार्ज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो सिंगल ही बेचने वाला है और प्राइस के ऊपर उसका क्या है, फुल कंट्रोल है। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार की यही विशेषता रहेगी हमारी सबसे पहले, कि इसमें क्या है, एक सिंगल फर्म होती है और सिंगल क्या होता है, सेलर होता है। ठीक है, दूसरी इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का मतलब है कि इसमें जो वस्तुओं को खरीदने वाले जो उपभोक्ता होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, वो अपने मतलब एक जो बायर होता है वो डिमांड को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड पूरी मार्केट डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले क्या हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक है, जो तीसरा इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर जो AR और MR वक्र होते हैं वो क्या बनते हैं भाई, अलग अलग बनते हैं। कैसे अलग अलग बनेंगे, मतलब हमारा क्या है, सब मैंने आपको बताया कि MR कर्व ज्यादा स्पीड से डाउन होगा किसकी कंपैरिजन में, AR की कंपैरिजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, OX और Y। तो इसमें जो हमारे AR MR वक्र बनते हैं किसके अंदर, एकाधिकार बाजार के अंदर, वो क्या बनेंगे, अलग अलग बनते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर क्या है, नो एंट्री ऑफ फर्म्स। ठीक है, अगला फीचर रहेगा नो एंट्री ऑफ फर्म्स। ठीक है, इसके ऊपर पाबंदी होती है कि इसके अंदर क्या है, नई फर्में एंट्री नहीं कर पाती किसके अंदर, एकाधिकार बाजार के अंदर। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करूं मैं आपके एकाधिकार बाजार की, तो एकाधिकार बाजार का आपका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए इंडियन रेलवे। ठीक है, अभी तो हालांकि जैसे प्राइवेटाइजेशन इसके अंदर हो रहा है, जैसे कि हमारी वंदे भारत है उसमें फुल प्राइवेट कंट्रोल है, लेकिन अगर माने तो ये एग्जांपल इसमें शूट करता है कि जो हमारी भारतीय जो इंडियन रेलवे है, ये फुली क्या है, किसके अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारी इंडियन रेलवे है किसके अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ ये एक ही हमारी इंडियन रेलवे है जो क्या है, रेलवे सर्विस हमको प्रोवाइड कर रही है। तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा। तो ये हम एक मोनोपोली की क्या है, एग्जांपल मान सकते हैं। या हम किसको मान सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आप मान सकते हैं जैसे कि हरियाणा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर क्या है, DHBVN, ये क्या है, UHBVN, ये क्या है हमारा उत्तर हरियाणा का है, और ये हमारा क्या है, दक्षिण हरियाणा। ये क्या है हमारा, दक्षिण हरियाणा में बिजली सप्लाई करता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, उत्तर हरियाणा में बिजली सप्लाई करता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी हम क्या है, मोनोपोली मान सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी सिर्फ ये एक ही डिपार्टमेंट है जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एग्जांपल है किसके, मोनोपोली के। और फीचर इसमें क्या हो सकता है मोनोपोली के अंदर, और आपको
फीचर जैसे इसका एक फीचर अलग से हो सकता है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और प्राइस कंट्रोल मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर क्या रहता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सीधी सी बात है कि स्थानापन्न वस्तु तो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल सेलर है, जो प्रोड्यूस करने वाला है वो क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे दूसरी गुड्स की तो बात ही नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मोनोपोली का था। अब यहाँ पे अगर बात करें कि मोनोपोली है वो क्यों मार्केट के अंदर राइज होता है, इसका उदय क्यों होता है, क्यों मोनोपोली मार्केट बनती है, तो सबसे पहला जो रीजन रहेगा वो रहेगा इसमें गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट लाइसेंस। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एक व्यक्ति को, या हम बात करें किसी एक फर्म को क्या दे देती है, लाइसेंस दे देती है, और लाइसेंस उसी को देगी तो उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा कि उस गुड्स को केवल वही व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो मोनोपोली का क्रिएट होने में किसका योगदान रहता है, गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग का, कि गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, पेटेंट अधिकार। पेटेंट अधिकार, कि पेटेंट का अधिकार दे दिया। पेटेंट का आपको पता ही है कि गवर्नमेंट, ये भी एक लाइसेंस की तरह ही होता है पेटेंट लेना। जैसे मैंने एक वस्तु बनाई ए, और मैंने उसका क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। किस में ले लिया, उसके रंग रूप, ठीक है, रंग रूप में ले लिया, या मैं बोल सकता हूँ उसको डिजाइन में ले लिया। ठीक है, मैंने उसका डिजाइन ले लिया, रंग रूप ले लिया, और उसका मैंने क्या करा दिया, पेटेंट करा दिया कि ऐसी वस्तु का निर्माण कोई दूसरी फर्म नहीं कर सकती। और हो सकता है मेरी वो बहुत फेमस हो जाए, तो इसलिए मैं उसमें पूरा मोनोपोली बरतूं कि वो पूरी मोनोपोली फॉर्म में क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए वो एक फर्म। ठीक है, तीसरा हमारा इसके अंदर जो रहता है वो रहता है आपका हो सकता है नेचुरल तरीके से भी तो हो सकता है, नेचुरल मोनोपोली। ठीक है, नेचुरल मोनोपोली क्या है, नेचुरल मोनोपोली का हम बोल सकते हैं किसी एक व्यक्ति के पास कोई विशेष, जैसे क्या नेचुरल तरीके से क्या मिल जाए, कोई खनिज मिल जाए। हालांकि नेचुरल तरीके से कोई भी खनिज मिलता है तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन हम एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं कि कोई नेचुरल मोनोपोली है, या हम बोल सकते हैं कि किसी के पास जैसे क्या है विशेष गुण मिल जाए किसी बीमारी को ठीक करने का, और वो सिर्फ है ना किसी के पास ना हो, तो वो भी एक नेचुरल मोनोपोली का हम उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी जो रहता है वो रहता है आपका व्यापार के गुट। जो फोर्थ पॉइंट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा व्यापार गुट। व्यापार गुट के कारण भी क्या है, मोनोपोली आपको देखने को मिल सकती है। व्यापार गुट का मतलब होता है कार्टेल्स। व्यापार गुट का मतलब क्या है, कार्टेल्स बनाना, ग्रुप बनाना। जैसे कि मैंने बोला कि फर्म कितनी है, 5 फर्में हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 फर्में क्या करती हैं, प्राइस को देखते हुए कंपटीशन को कम करने के लिए ये पांचों मिलकर एक क्या बना लेती हैं, एक व्यापार गुट बना लेती है। व्यापार गुट। मान के चलिए जो सी फर्म है ना वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है, जो सबसे बड़ी फर्म है वो इसकी क्या बन जाती है, लीडर बन जाती है। ठीक है, लीडर बनेगी और ये क्या करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। प्राइस को क्या कर लिया इन्होंने, डिसाइड। अब प्राइस डिसाइड कर लिया कि भाई जितनी भी हम वस्तुएं बेचेंगे उसको हम 1000 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, 1000 रुपए पर पीस, इससे कम कोई भी नहीं बेचेगा, 1000 रुपए पे बेचेगा। तो ये 5 फर्में भी एक फर्म की जैसी हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी है ना, इन्होंने प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल कर रखा है कि ये 1000 रुपए की बेच रही है। तो ये भी एक किसका उदाहरण हो जाता है, मोनोपोली का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, थोड़ा लंबी क्लास चल रही है। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल, एक टाइप होती है इसकी, वो रहेगी हमारी ओलिगोपोली। ये हमारी क्या रहेगी, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली रहेगी। ओलिगोपोली को हम बोलते हैं अल्पाधिकार। क्या बोलते हैं, अल्पाधिकार।
अल्पाधिकार, और इसी को क्या बोला जाता है, गला काट प्रतियोगिता बोला जाता है, गला काट प्रतियोगिता। देखिए ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में जो आपके सेलर्स होते हैं या जो हम इनको बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स, सेलर्स होते हैं ये फ्यू होते हैं, फ्यू का मतलब होता है कुछ होते हैं, कुछ में हम मान सकते हैं 7 से लेके 10 क्या है इसके अंदर हमारे क्या रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, ठीक है। जो इसके अंदर बायर्स रहते हैं, खरीदने वाले, वो क्या रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे क्या रहते हैं, बायर्स रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, आपको वही आपको देखने को मिलेगी क्या क्या डेफिनेशन रहती हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम आत्मनिर्भरता की हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस और बाधाएं। तो इसके अंदर क्या है, बाधाएं मैंने आपको बताया कि वही है कि इसके अंदर भी एंट्री और एग्जिट क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, एंट्री और एग्जिट। इसके अंदर जो फर्में हैं वो एग्जिट करना या इसके अंदर एंट्री करना क्या है, यहाँ पे नामुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुश्किल है, क्या है, मुश्किल। काफ़ी सारी बैरियर्स आएंगे आपको, गवर्नमेंट के बैरियर्स होंगे इसके अंदर एंट्री करने के लिए। एरियर या क्या हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लें ओलिगोपोली का, तो हम ले सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे हमारी मेन कंपनियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मारुति सुजुकी है, ठीक है, या हुंडई है, या हम कौन सी कंपनी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे रिनोल्ट है, ठीक है, या हम क्या लेंगे, होंडा है, महिंद्रा है, ठीक है, टाटा है। तो ये हमारी कुछ क्या है ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं जो एक प्रॉपर ओलिगोपोली मार्केट को क्या करती हैं, इनका शो कर रही हैं कि ये एक ओलिगोपोली मार्केट है। लेकिन ये क्या होती हैं, ये इंटरडिपेंडेंस होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ये भी इसका फीचर है कि ये क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट कैसी होंगी, इंटरडिपेंडेंट ऐसे हैं, नहीं मान के चलिए कि एक हम बात करेंगे सबसे पहले स्मॉल कार की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे जो छोटी कार होती है वो ये बेच रही है, एक कंपनी 5 लाख रुपए की बेच रही है, ठीक है, और सारी कंपनियां हैं जितनी भी, ये सभी क्या है 5 लाख के ऊपर बेच रही है, कोई 499 की बेच रहा है, कोई 490 की बेच रहा है, मतलब 5 लाख के एस्टिमेट में ये अपनी कारों को सेल कर रहे हैं। मान के चलिए कि अब टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने क्या किया, टाटा कंपनी ने इसका प्राइस घटाकर 4,70,000 रुपये कर दिया एक कार का। तो इससे क्या होगा, टाटा की तो सेल बढ़ जाएगी, टाटा की सेल बढ़ेगी, लेकिन इनकी सेल क्या होगी, ऑटोमेटिक स्मॉल कार की कम हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, इसको देखते हुए ये भी क्या करेंगे, इन्होंने देखा कि टाटा ने कम कर दिया, तो ये भी अपनी क्या है 4,70,000 ही क्या कर देते हैं, प्राइस को फिक्स कर देते हैं। इसीलिए तो इसको बोलते हैं कि गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि कंपटीशन इतनी हद तक होता है इनके अंदर कि जैसे फर्म ये है, मान के चलिए महिंद्रा है, महिंद्रा ने डाउन किया तो होंडा ने डाउन कर दिया, होंडा ने कर दिया, रिनोल्ट ने कर दिया, सभी ने क्या कर दिया, प्राइस 4,70,000 कर दिया। फिर हो सकता है किसी ने और कम करके 4,50,000 कर दे। ऐसे कर करके क्या है, ये बिल्कुल कंपटीशन इतना हाई हो जाता है कि इससे जो फायदा है वो किसको मिलना शुरू हो जाता है, कस्टमर को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी, ओलिगोपोली मार्केट रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कई बार क्या है ये कार्टेल्स भी बना लेते हैं, ओलिगोपोली के अंदर भी क्या बना लेते हैं, कार्टेल्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप इसलिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि क्या है, जो प्राइस का जो मतलब ये डाउन करने की जो नीति है इसको कंट्रोल किया जा सके, कि भाई वो एक फिक्स कर लेते हैं कि 4.5 लाख से नीचे कोई भी चाहे फार्म हो या कोई भी जैसे जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, वो 4,50,000 से डाउन तो कोई भी कार को नहीं बेचेगी। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में उनको फिर बेनिफिट होता है कि कोई भी नहीं बेचती तो प्राइस है इससे डाउन नहीं जाता, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। उसकी हम डेफिनेशन भी करेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसके अंदर प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है इस फर्म के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए
कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, यदि इन दोनों को मिला देना तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है। कैसे, फीचर में बात करेंगे, इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेलर्स, कितने होते हैं, लार्ज सेलर्स भी, और क्या होते हैं, बायर्स भी। बायर्स भी कितने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, इसमें जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। दूसरी बात इसकी क्या है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वो क्या पाएगा, डिफरेंशिएशन पाया जाता है इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्यों पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वस्तु में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता किस रूप में पा सकती है, उसके गुण में, उसके रूप में, उसके वजन में, उसकी क्वालिटी में। ठीक है, इन सब में क्या है वो अलग होते हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई भी वस्तु उठाएं जो एक जैसी है, जैसे कि हम कोई भी साबुन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम साबुन ले लेते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने ले ली कि लक्स है, दूसरी और कौन सी आती है हमारी, लाइफ बॉय होती है, और कौन सी आती है आपकी जैसे डिटोल आ गई। ठीक है, या और भी अदर ब्रांड आ गए साबुन के। ठीक है तो ये साबुन, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके गुण क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, गुण अलग अलग हैं, यही इसका मेन फीचर होगा किसका, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या रहता है, तीसरी जो इसके अंदर है ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। वही है कि जो तीसरा फीचर है इसका, इसके में क्या रहता है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ठीक है, इसके अंदर जो फर्में हैं वो आसानी से क्या कर सकती हैं, एंट्री भी कर सकती हैं और आसानी से इसको छोड़ के भी जा सकती हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के जितना तो इसमें खुली छूट इनको नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं, लेकिन इसमें आसानी से क्या कर सकती है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट आसानी से ये कर सकती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन फीचर आएगा वो रहेगा इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट। क्या रहती है भाई, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आपको किस फॉर्म में देनी पड़ती है कि इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा कंपनियों को खर्चा करना पड़ता है। भाई टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट है, या गूगल के अंदर ऐड दे रहे हैं, या कहीं कहीं पे हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं अपनी वस्तुओं का, तो ये एक बहुत ही भारी कॉस्ट होती है जो किसी भी सेलर को क्या है उठानी पड़ती है। तो ये इसका मेन फीचर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक इसमें है गैर कीमत प्रतियोगिता। इसके अंदर क्या रहता है एक फीचर, गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का उदाहरण हम कैसे ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक फर्म है ए और एक है बी। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपए पर पीस के हिसाब से क्या है वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, अब अचानक से क्या होता है कि एक 100 रुपए ही तो प्राइस रखता है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाती है। डिमांड क्या होना शुरू हो जाती है, कम। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण है गैर कीमत प्रतियोगिता। क्यों, क्योंकि सेम ऐसी ही वस्तु बी भी बेच रहा है, लेकिन बी ने क्या स्टार्ट कर दिया कि यदि आप एक वस्तु खरीदोगे तो हम उसके साथ 10 रुपए का कोई आइटम है वो हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। मतलब क्या है, वस्तुओं को बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो प्रलोभन देते हैं गिफ्ट के रूप में, जिससे ऑटोमेटिक क्या है यहाँ के कस्टमर भी यहाँ पे क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो गैर कीमत प्रतियोगिता भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो और आपका यही है कि इसके अंदर AR जो MR वक्र हैं वो क्या है हमारे अलग अलग बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको मोनोपोली के अंदर भी बताया, और वो हम देखेंगे। अब इसका ये लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका यही है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या है, इसमें 2 डायग्राम बनेंगे, दोनों ही बना देते हैं एक बार। एक डायग्राम क्या है हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर मैंने बताया कि आपका जो AR और MR वक्र रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है,
तो ये हमने बना दिया AR और ये हमने क्या बना दिया MR। ये MR कर्व है, ये हमारा क्या है MR कर्व। OX यहाँ पे हम क्या लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम क्या लेते हैं वस्तु की प्राइस। ठीक है, ये हमारा OY एक्सिस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसमें वही है कि MC कर्व है वो हमारा क्या है MR कर्व को काटेगा। तो जब MR MC को काटता है ऊपर की ओर जाता है तो हम क्या है यहाँ पे संतुलित बिंदु रहेगा। तो ये हमारी रहेगी O क्या वो संतुलित मात्रा और हमारा क्या है OP प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा OP फिक्स प्राइस हो जाएगा। तो एक सिचुएशन इसमें दो ही सिचुएशन बनेगी, एक तो बनेगी प्रॉफिट की और एक बनेगी, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन की, इसकी बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन पीरियड, मतलब अल्पकाल की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बातें कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपका अब आपका हम किसका कंपैरिजन करेंगे, अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट हमारी है, एवरेज कॉस्ट ये हमारी रहेगी, ये हमारी क्या है एवरेज कॉस्ट का। आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा हम डिफरेंस देखते हैं किसका AR और एवरेज कॉस्ट का और एवरेज रिवेन्यू का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरेज रिवेन्यू है, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो हमने देखा कि एवरेज कॉस्ट कितनी है और एवरेज रिवेन्यू हमारा ये रहेगा। तो हम इसको जब ऐसे डिनोट करेंगे तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये हमारा कौन सा एरिया रहेगा प्रॉफिट। क्या रहेगा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट सुपर नॉर्मल, ये हमारा क्या रहेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू है प्रति वस्तु का जो एक प्रति इकाई उत्पादन है वो प्रति इकाई लागत से क्या है ज़्यादा है। और इसको हम डिफरेंस हमको कैसे डिनोट करेंगे, हमने ये कर दिया, हम बना रहे पॉइंट ABCD जो हमारा ये क्या है प्रॉफिटेबल एरिया रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, MR कर्व और AR कर्व है तो इसके अंदर वो अलग अलग बनते हैं। जब MR कर्व को MC कर्व काटता है तो E पॉइंट के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। जब हम इसको नीचे मिलाएंगे तो O क्या वो हमारा क्या है उत्पादन आ जाएगा और OP हमारा क्या आ जाएगा प्राइस। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व का जब एवरेज रिवेन्यू का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वही हमारा क्या है प्रॉफिटेबल एरिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा क्या है दोबारा से बनाएंगे। अब ये हमारा क्या है AR कर्व और ये हमारा क्या रहेगा MR कर्व। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं वस्तु की प्राइस, यहाँ पे हम क्या लेंगे वस्तु की क्वांटिटी OX और Y। ठीक है, वही है यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले MC कर्व इसको काटेगा, ये क्या कर दिया MC कर्व ने हमारे कर्व को काटा किस पॉइंट के ऊपर E पॉइंट के ऊपर। E पॉइंट को जब हम नीचे मिलाएंगे तो हमारी संतुलित मात्रा आ जाएगी और यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या है संतुलित प्राइस आ जाता है। अब बात आती है आपकी कि जो अब कंपैरिजन देखेंगे हम, ये हमारा क्या है MCA। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लॉस जब सिचुएशन दिखाएंगे तो लॉस हमेशा क्या है एवरेज रिवेन्यू कम होगा और एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी हमारी ज़्यादा। ठीक है, तो हमने ये बना दिया हमारा क्या है एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व को जब आप ऊपर लेके जाएंगे ऐसे करके तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी क्या है कॉस्ट है और ये हमारा क्या है रिवेन्यू है। तो जब आप इसको यहाँ से मिलाएंगे इस पॉइंट को और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो हमारा एरिया रहेगा ABCD एरिया रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा लॉस को रिप्रेजेंट करेगा जो शॉर्ट रन के अंदर क्या है एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन आपको क्या है शॉर्ट रन के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग रन पीरियड के अंदर क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करेगी कोई भी फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, वो देख लेते हैं और किसके अंदर देखेंगे हम, अब देखेंगे हम लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन। ठीक है, दीर्घकाल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है डायग्राम सेम वैसा ही बनेगा X O Y, इधर हम क्या लेते हैं प्राइस और यहाँ पे हम क्या लेंगे वस्तु की मात्रा क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है हमारा वही है, ये हमारा क्या रहेगा AR कर्व, ये हमारा क्या रहेगा MR कर्व और हमारा क्या है ये क्या रहेगा लॉन्ग रन MC, इसको भी हम LMR बोल सकते हैं लॉन्ग रन MR और लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू।
ठीक है। तो ई पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, संतुलन है। इसको हम नीचे मिलाएंगे, संतुलित मात्रा हमारी कितनी होगी, वो क्या हो, सॉरी इसको मैंने गलत चला दिया यहाँ, ठीक है। तो अब हमारी जो एवरेज कॉस्ट रहेगी, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू क्या है, बराबर रहेंगे। कहाँ पे बराबर रहेंगे, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू बराबर रहेंगे। आप सॉरी यहाँ से नहीं, ये ऊपर चली जाएगी LMC और ये हमारी कैसी जाएगी LAC, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ई पॉइंट के ऊपर, तो ई पॉइंट के ऊपर हमारा संतुलन रहेगा और हमारा जो एवरेज कॉस्ट और ये जो रहेगी, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा एवरेज रिवेन्यू और एवरेज क्या है कॉस्ट है वो बराबर रहेंगे। ई पॉइंट के ऊपर हमारा संतुलन रहेगा और ये सिचुएशन हमारी क्या दिखाती है कि यहाँ पे हमारा क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट ये नहीं, इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या रहेगा, संतुलित बिंदु रहेगा और इसी हमारी क्या रहेगी, प्राइस रहेगी। और ई पॉइंट के ऊपर क्या है, सिर्फ क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस और कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई फर्में आ जाएंगी और अगर लॉस हो जाता है तो फर्में छोड़कर चली जाएंगी। तो जो हमारा इसके अंदर जो संतुलित बिंदु है वो ई पर रहता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को दिखाता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपकी लगभग सारी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। सिलेबस आपका कवर हो चुका है, सिर्फ एक क्लास रहती है जिसमें हम ये सीखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। वो क्लास भी हम जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे, तो इससे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है वो कवर अप हो गया है, ठीक है। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।